नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। सीएम योगी का यह बयान सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। बांग्लादेश की बदहाली का डर दिखाकर कुछ नेता अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। इसी बीच सीएम योगी एक रहने का संदेश देकर एक तीर से कई शिकार करते हुए नजर आए। अव्वल तो ये कि जाति वाली सियासत पर उन्होंने प्रहार बोला, दूसरा उन्होंने विपक्ष के उस हथकंडे पर भी वार किया जिसके तहत बांग्लादेश जैसा हाल देश में होने की बातें कही जा रही थी। बांटने वाली सियासत के खिलाफ योगी आदित्यनाथ का यह बयान कईयों को चुभने लगा है। विपक्ष से अपने नजरिए से देख रहा है, अपने चश्मे से देख रहा है। सीएम योगी ने विरोधियों के निशाने पर वो हैं इस वक्त और वैसे ही पूछ रहे हैं कि बांटने का काम कौन करता है। सीएम योगी अपने गिरेबा में झांक कर देखे तो पता चलेगा। और वैसे ही कहते हैं कि बुलडोजर से मुसलमानों को कुचलने वाले को एकता पर बात करने का अधिकार नहीं। विपक्षी नेता उनके बयान पर चुटकी ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि पहले बीजेपी को यूनाइट होने की जरूरत है। कांग्रेस मानती है कि योगी सिर्फ एक समुदाय को एकजुट होने के लिए कहते हैं, वो राष्ट्र को एकजुट करने की बात नहीं करते हैं। बयान पर मचा है सियासी घमासान, लेकिन इसके बीच सवाल ये उठता है कि क्या योगी ने वाकई हिंदुओं की एकजुटता की बात कही? क्या इस बयान के जरिए सीएम योगी ने कास्ट सेंसस पर हमला बोला? क्या योगी ने राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सियासत की हवा निकाल दी? योगी का ये एक संदेश किसके लिए नेक सलाह थी? आज इसी को समझने की दहाड़ की चर्चा में करेंगे कोशिश, लेकिन उससे पहले योगी आदित्यनाथ का बयान और उस पर आया पलटवार। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और समृद्धि की पराकाष्ठा को पहुंचेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। बहनों और भाइयों, राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। और राष्ट्र तब सशक्त होगा जब हम एक रहेंगे, नेक रहेंगे, तभी नेक रहेंगे। बटेंगे तो कटेंगे। आप देख रहे हैं ना, बांग्लादेश में देख रहे हो ना, तो वो गलतियां यहां नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। वो खुद हेट स्पीच देते हैं मुसलमानों के बारे में। योगी ने खुद कहा था ठोक देंगे। तो जब वो खुद इस तरह की बातें करते हैं और देश की अखंडता और यूनिटी की बात जब वो करते हैं, तो उनके मुंह से जब इतने सब अनाप शनाप बातें निकलती हैं, तो फिर वो तो कुछ और ही बात कर रहे हैं। तो बांटेंगे तो कटेंगे, भाई आप ही तो बांट रहे हैं। उनको नज़र आ रहा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग उनको हटाना चाहते हैं मुख्यमंत्री के पद से। तो शायद वो बीजेपी को कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। दक्षिण एशिया का एक चरित्र है और ये मैं बार बार कहता हूं, हम तीनों एक ही देश थे। एक देश में माइनॉरिटीज के प्रोटेक्शन के लिए जो निजाम, जो मिजाज हम इस्टेब्लिश करेंगे, वो दूसरे लोगों को मानने पे मजबूर होना पड़ेगा। और हाँ, बुलडोजर का बेजा इस्तेमाल न्याय के पर्यायवाची के रूप में जो व्यक्ति करे, उसे ये सब बोलने का तो कोई हक ही नहीं है। हम लोगों ने तो हमेशा एक बात कही है कि मोहब्बत होनी चाहिए और सबको यूनाइट होना चाहिए। अब योगी जी का मतलब कहाँ जाता है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो सबको यूनाइट करने की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक वर्ग को शायद यूनाइट करने की बात करते हैं। हमारा कहना ये है, हमारा नया एक मशवरा उनको ये है कि अगर सब एक होंगे तो देश तरक्की करेगा, सब वर्ग उसके साथ मिलकर चलेंगे तो और ज़्यादा तरक्की करेगा। बांटने की जो राजनीति है उसको काफ़ी अप्लाई कर चुके हैं, पिछले 10 साल से यही काम कर रहे हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा 15 साल से कर रहे हैं, 14-15 साल से कर रहे हैं। आइए सबसे पहले दहाड़ में कर लेते हैं सवालों का जिक्र और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाऊंगी। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके इर्द गिर्द आज ये चर्चा रहेगी, जिसमें पहला सवाल ये है कि एक और नेक वाले बयान से योगी ने किसको जवाब दे दिया है? क्या सीएम योगी का यह बयान जातीय जनगणना पर प्रहार है? क्या हिंदू एकता की तरफ सीएम योगी अपने बयान के माध्यम से इशारा कर रहे थे?
विकसित भारत की राह में रोड़ा है क्या बांटने वाली सियासत जिसको दूर करना होगा? और बांग्लादेश का भय दिखाकर बांटने की साजिश आखिर असल में है किसकी? कौशलकांत मिश्रा प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ मौजूद हैं। आदेश भारद्वाज कांग्रेस के नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश कटियार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आरएलडी के प्रवक्ता अनिल दुबे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर रामकृपाल सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का दहाड़ में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। शुरुआती स्टेटमेंट 1 मिनट का रहेगा आप सभी के लिए और उसके बाद इस डिबेट को ओपन किया जाएगा। सबसे पहले अखिलेश कटियार साहब आपके पास। अखिलेश कटियार साहब, क्या गलत कहा योगी आदित्यनाथ ने और उसको राजनीति का मुद्दा विपक्ष ने आखिर क्यों बना लिया है? मैं पूर्णिमा जी सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, दुनिया में क्या हो रहा है ये भारत की केंद्र सरकार को हैंडल करना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो व्यवस्था फैली है, आरक्षण को लेकर जो बुरा हाल है, कोर्ट की तरफ से बयान आ रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उत्तर प्रदेश के लोगों के विकास के लिए काम करे। ये हिंदू, अभी मनोज झा जी ने जो बयान दिया उस बयान को भी मैं सहमत हूं और इस देश में कहीं कोई बटने कटने वाला मामला नहीं है। बाबा साहब का जो संविधान है जिसमें दलितों के उत्थान के लिए अलग व्यवस्था है, पिछड़ों के लिए अलग है, जाति जनगणना करके उनके विकास के रास्ते प्रशस्त किए जाए, मेरे नेता की जो मांग है उसी को मैं आगे बढ़ा। अच्छा, ठीक है। आदेश भारद्वाज जी, समस्या क्या योगी आदित्यनाथ के बयान से? बांग्लादेश का अगर उन्होंने जिक्र कर दिया, एक रहने की बात कर दी, तो एक रहने में तो अच्छी बात है ना। फिर इसमें ये मायने निकालना कि नहीं सिर्फ इन्हीं को कह रहे हैं एक रहना है, दूसरे कहते हैं AIMM के असदुद्दीन ओवैसी कि नहीं जो खुद मुस्लिमों को टारगेट करते हैं वो एक रहने की बात कर रहे हैं। आदेश भारद्वाज, जो चरित्र है वो पूरा देश जान चुका है, चाहे वो किसान आंदोलन रहा हो, नौजवानों का आंदोलन रहा हो, बेरोजगारों का आंदोलन रहा हो, इस देश के कारखानों में काम करने वाले लोगों का रहा हो। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने का, लोगों को छांटने का, लोगों के अंदर दूरी पैदा करने का, बांटने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में अंतर है। आप देखिए, जब अयोध्या के अंदर परिणाम इनके अनुकूल नहीं आए, वो अवधेश जी जीत गए, तो जिन हिंदुओं ने अवधेश जी को वोट दिया था वो हिंदू इनके दुश्मन थे। इनको लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, इनका भारत की एकता अखंडता में विश्वास नहीं है। सिर्फ इनको वो लोग अच्छे लगते हैं जो लोग इनके साथ खड़े हैं। लोगों को संविधान के साथ खड़ा होना है, लोगों को लोकतंत्र को मजबूत करना है। इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और जिसका परिणाम देश के लोगों को भुगतना पड़ता है। किसानों के साथ किस तरह से अत्याचार इन्होंने किया कि बांग्लादेश की बात करते हैं, लेकिन हमारा देश का संविधान, हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। बिल्कुल ठीक बात है साहब, लेकिन बांग्लादेश का नैरेटिव और बांग्लादेश जैसे हालात भारत में भी हो सकते हैं, इसकी एक बड़ी शुरुआत कांग्रेस के तमाम नेताओं की तरफ से अपने बयानों के माध्यम से की गई थी। आदेश जी, 1 मिनट का समय ओपनिंग स्टेटमेंट का आपका खत्म हो गया, लौटूंगी आपके पास। कौशलकांत जी, आपके पास आते हुए, योगी आदित्यनाथ ने जिस बात का जिक्र किया उसको लेकर अब जबरदस्त सियासी हो हल्ला है। ओवैसी साहब पूछ रहे हैं कि जो खुद मुसलमानों को कुचलने की कोशिश करते हैं वो एकता की बात करते हैं। पूर्णिमा जी, मुझे समझ में नहीं आया इसमें मुसलमान ढूंढ कहां से लाए। हम तो बचपन में पढ़ते थे एक तीली है तो नहीं टूटती और 10 तीलियां जोड़ देते हैं तो नहीं, एक तीली टूट जाती और 10 तीलियां जोड़ देते तो नहीं टूटती। ये तो बचपन में पढ़ाया जाता था। और एक रहेंगे नेक रहेंगे और हिंदू कटेगा तो बटेगा, ये बात तो सही है। ये एग्जाम्पल आप हिस्ट्री से लीजिए। जब देश आजाद नहीं हुआ था उस समय कांग्रेस ने, और जब जब हिंदू कटा, हिंदुस्तान का बटा है, तब तब कांग्रेस उसके घर में रही है। चाहे देश की आजादी के बाद हिंदुस्तान बटा तो हिंदू कटा, हिंदू कटा तो हिंदू बटा। आप ये देखिए, कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया हिंदू और मुसलमान के नाम पे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आने के बाद उनका नारा होता था जात पर न पात पर, मुहर लगेगी हाथ पर, इंदिरा जी की बात पर। आज वो बांटते बांटते इतना बांट रहे हैं कि जब राज्यसभा के, लोकसभा के अंदर उनकी अपनी जाति पूछ दी जाती है तो बिलबिला जाते हैं और पूरे देश की जाति पूछते हैं। इसके बाद अपनी बात को पूरा करेंगे। ठीक है, इसके बाद अपनी बात को पूरा करेंगे। अनिल दुबे साहब, कौन कर रहा है डिवाइड एंड रूल? कौन बांट रहा है देश को? किसकी कोशिश है देश को बांटने की और कौन एकजुट करने की कोशिश कर रहा है किसको? देखिए पूर्णिमा जी, जाति रही भावना जैसी हर मुहूर्त देखी चिंता से। योगी जी तो राष्ट्र को जोड़ने की बात कर रहे हैं, जहां तक मैं समझ रहा हूं कि भाषण को मैंने सुना। बाकी अब उसके निहितार्थ कोई क्या निकाले,
उन्होंने तो देश को जोड़ने की बात की, देश को की एकता और अखंडता की बात कर रहे हैं। और जब देश की एकता और अखंडता की बात करने पर भी विपक्ष के लोग उसमें अर्थ लगाने की बात करें तो अब ये उनका काम है, उनको आलोचना करने का पूरा अधिकार है। वो किसी भी चीज में कोई भी बात निकाल सकते हैं। जहां तक जो मेरा राजनीतिक जीवन है, जो मैं समझ पा रहा हूं, मैं तो यही समझ रहा हूं कि वो सबको जोड़ करके चलने की बात कर रहे हैं। और इसमें कहीं कोई नहीं कि बंद मुट्ठी 1.25 लाख की और खुल गई तो खाट की। तो अगर देश एक रहेगा, सब लोग मिल करके रहेंगे, तो देश मजबूत होगा, देश खुशहाली की तरफ जाएगा। यही बात योगी जी कर रहे हैं। और जहां तक विपक्ष की बात, विपक्ष जिन मुद्दों को की तरफ लेकर के जाना चाहते, भाई जनगणना कांग्रेस की सरकार रही, यूपीए की सरकार रही, क्यों नहीं उन्होंने लागू कर दिया? संविधान की बात वो करते हैं, संविधान की बात तो 1975 में कांग्रेस। एक मिनट सर, खत्म है, एक मिनट खत्म है सर। इसके बाद फिर आपको कंटिन्यू करने का मैं पूरा मौका दूंगी। रामकृपाल सर आपके पास आते हैं। रामकृपाल जी के मैं टाइमर नहीं रखेंगे प्लीज। रामकृपाल सर, जो बात योगी आदित्यनाथ ने कही, क्या वाकई में उसके इतने राजनीतिक मायने निकालने की जरूरत है, या उनकी वैसी मंशा थी कि ये इस तरीके से राजनीति का मुद्दा बना है, इस पर चर्चा हो रही है और हम और आप इस पर बहस कर रहे हैं? और अगर है तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं योगी आदित्यनाथ? योगी जी ने जो बात कही है वो तो हम बचपन से किताबों में हमें पढ़ाया जाता है। और जब हम बड़े भी हुए तो कहा जा रहा था कि अंग्रेजों ने हमारे देश को विभाजित किया, उनकी नीति थी बांटो और राज करो। ये बात तो कांग्रेस और सारी पार्टियां कहती रहेंगी। तो अगर कोई व्यक्ति जो किसी मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है तो उसके सामने तो ये होता ही है कि समाज बटे नहीं। तो अगर वो ये बात कह रहे हैं, जिस तरह से पूरी दुनिया में आप देख रही हैं जो कुछ चल रहा, अगर उसमें वो कहते हैं कि भाई बटेंगे तो कटेंगे, इकट्ठे रहेंगे तो नेक रहेंगे, जो भी है, इसमें न तो किसी धर्म जाति का नाम उन्होंने नहीं लिया। लेकिन मैं जानता हूं जिस तरह की आज की राजनीति है उसमें लोग अपने अपने हिसाब से इसको परिभाषित करेंगे। दुर्भाग्य इसी बात का है कि जिसको हम कहते हैं हमारे देश में अनेकता में एकता, हमारी अनेकता में एकता है। अगर उस एकता को सुदृढ़ करने की बात कोई कह रहा है तो हमेशा निगेटिव ही क्यों सोचना, पॉजिटिव क्यों नहीं सोच सकते कि नहीं हम नहीं बटेंगे, हमारा पूरा देश एक है। और अपने बयान में उन्होंने लास्ट में एक और बात कही, राष्ट्र, उन्होंने पूरा अगर आप सुनिएगा तो उन्होंने कहा कि राष्ट्र तभी मजबूत होगा जब हम एक रहेंगे। तो जाहिर सी बात है 140 करोड़ लोगों को इस तरह सोचना चाहिए कि सबके बारे में कह रहे हैं। लेकिन जो पड़ोस में हो रहा है उसका उन्होंने जिक्र किया, तो ये तो सभी मानते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत हुआ है। बिल्कुल। क्या कांग्रेस नहीं मानती? क्या समाजवादी पार्टी नहीं मानती वहां? क्या वो कह रहे हैं वहां अच्छा हुआ है? तो अगर कोई चीज किसी पड़ोस में गलत हुई है और हमको सावधान किया जा रहा है, ये तो सबसे पहले सलमान खुर्शीद ने कहा, जैसा कि आपने अभी बताया। सलमान खुर्शीद ने कहा, तो सबसे पहले कहा कि बांग्लादेश जैसे जो हुआ भारत में भी हो सकता है। तो अगर कोई नेता कह रहा है कि ऐसा नहीं हो, इसलिए एकता बनाए रखो, तो इसमें कौन सी बुराई है भाई? ठीक है, ठीक है। इसी बात का जवाब मैं आदेश जी आपसे ले लेती हूँ और डिबेट को अब ओपन करते हैं, टाइमर को साइड में रखते हैं। आदेश भारद्वाज जी, वापस से इसी बात पर लौटती हूँ। जब मैंने ये कहा कि भाई आपके कांग्रेस के कई नेता बांग्लादेश का जिक्र करते हुए ये एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते रहे कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वैसी परिस्थितियां भारत में भी पैदा हो सकती हैं, लेकिन डबल स्टैंडर्ड आप ये देखिए कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, उनके कत्लेआम पर कांग्रेस ने बहुत कुछ ऐसा खुलकर बोला नहीं, उसको लेकर अपनी नाराजगी, अपनी उत्तेजना को जाहिर नहीं किया। लेकिन योगी आदित्यनाथ जैसे ही बांग्लादेश का रेफरेंस रहते हुए एकजुट रहने की बात करते हैं तो कांग्रेस को समस्या होने लगती है। पीडीए की बात आपकी पार्टी लगातार करती रही, फिर उसके अलावा भी ऐसे बहुत सारे बयान जातीय जनगणना से लेके जो कहीं ना कहीं अलग अलग हिस्सों में देश को बांटने की एक तस्वीर के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। मैं कहती हूं कि जब सब ये कहते हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि, तो यही बात योगी आदित्यनाथ ने भी कही। तो जब राष्ट्रहित सर्वोपरि, तो उसमें फिर जात पात की जगह क्या वाकई में है? हालांकि आपकी पॉलिटिक्स उस पर बहुत सूट करती है, मैं इसको नकारूंगी नहीं, लेकिन फिर भी सबके एकजुट होने की बात योगी आदित्यनाथ के कहने पर इतनी नाराजगी क्यों आई? पूर्णिमा जी, कहां एकजुटता नहीं है?
ये भी बात कर ली जाए। और कौन से एकजुटता की बात, कैसी एकजुटता योगी साहब चाहते? देश में सरकार है, एनडीए की सरकार है, भारत के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी साहब, तो आपको विखंडन दिखता कहां है? हमें तो नहीं दिखता, हमें तो पूरा भारत एक साथ दिखता है। हम पूरा भारत के लोग केंद्र सरकार के जन हित में फैसला ले, उस पर हम विमर्श करते हैं, अपोजिशन में रहते हैं, सरकार के अगर कुछ गलत फैसले होते हैं हम उस पर आवाज उठाते हैं। मामला कहां से आया? उत्तर प्रदेश में 33 सीटें बीजेपी जीती, 47 सीटें बीजेपी हारी। तो जो 47 सीटें हारी, तो उसमें दलित और पिछड़े समाज के लोगों ने बीजेपी के खिलाफ वोट किया। अब बीजेपी के खिलाफ वोट करने पे क्या योगी साहब उन पिछड़ों और दलितों को धमकाएंगे कि बटोगे तो काटे जाओगे? क्योंकि आप अगर ऐसा मैसेज देना चाहते हैं तो क्या ये सही है? पूर्णिमा जी कैसी बातें कर रहे हैं कटियार साहब? बटोगे तो काटे जाओगे मतलब? मैं कटेगा कौन? अब ये तो अलग ही, ये तो कटियार साहब एक अलग ही राजनीतिक चश्मा हो गया कि हम इसको ऐसे देखना चाहते हैं तो हम थाली में रख के इसको ऐसे ही परोसेंगे। मतलब बटोगे तो काटे जाओगे, ये गजब बात कर दी आपने, मायने निकाल लिए उनके बयान के। इस देश में लॉ एंड ऑर्डर की सत्ता है, कानून की व्यवस्था है, हाँ। कैसे काटेंगे किसी को आप? नहीं तो कौन काट रहा है? किसने काटने की बात की? किसी ने? कौशल कांत साहब? दूसरी बात कौशल कांत साहब, काटने की बात किसने की? पूर्णिमा जी मुझे अच्छा एक सेकंड इनकी बात पूरी सुन लेते हैं, पूरी बात। हाँ, मेरा सिर्फ कहना यह है कि डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाया। हाँ। भारत जातियों का देश है। हाँ। इसलिए जाति जनगणना की हम बात करते हैं। अब जातियों के बटे हुए समाज में अगर उनके उत्थान के लिए जातीय ढांचे को सही तरीके से विकसित करके भारत का रास्ता सही निकाला जाए, जो बात मेरे नेता ने कहा, तो जातियों को मजबूत करने के आप पक्षधर नहीं है क्या? और डॉक्टर अंबेडकर ने जिसने संविधान में भी जातियों के मजबूत करने का रास्ता बनाया, क्या डॉक्टर अंबेडकर को आप राष्ट्र? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है साहब। और हालांकि अगर आप अंबेडकर साहब ने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था उसके आधे हिस्से को आगे का पढ़ लेंगे तो आप ये भी समझ पाएंगे कि उन्होंने इस व्यवस्था को लेकर क्या व्याख्या की थी। ये भी आप बता पाएंगे टीवी पर बैठकर कि उनकी व्याख्या और उसके मायने और बदलते समय के साथ उसके परिवेश में बदलाव की संभावना का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया था। कौशल कांत साहब, बटोगे तो काटे जाएंगे, ये कब कह दिया योगी आदित्यनाथ ने, जरा बताइएगा साहब। और क्या इसके पीछे की अवधारणा, एक और सर इसमें मेरा एड ऑन सवाल है कौशल साहब, कि क्या इसकी वजह यह है कि ये योगी आदित्यनाथ ने कह दिया? इसलिए कह रही हूं क्योंकि 80-20 की बात योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, क्या ये उसी का एक्सटेंशन है? पूर्णिमा जी देखिए, पहले तो आज जन्माष्टमी का दिवस है, सभी को बहुत बहुत बधाई। पहले इस फिल्म में नहीं दिया था क्योंकि आपने टाइम स्लॉट रखा था। और उसी मुद्दे पर बात करते हुए, जब बांग्लादेश में जन्माष्टमी के दिन मंदिरों पर हमला हुआ, वहां पर मंदिर जलाए गए, 64 जिलों में से 52 जिलों में हिंदू टारगेट किए गए, 100 से ज्यादा हिंदुओं की हत्या हो गई, 2.5 लाख हिंदू बांग्लादेश से पलायित हो रहे हैं, तो वहां की बात योगी जी ने की थी। और वहां की बात को अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि जितने भी वेत्ता बैठे हुए हैं राजनीतिक प्रवक्ता, मुझे ये बताएं, जब फिलिस्तीन की बात हो रही थी तब ये कहते थे कि फिलिस्तीन का बारे में बात करते थे, तब इन्हें मोदी जी नजर नहीं आते थे, तब इन्हें डिप्लोमेसी नजर नहीं आती थी। और आज जब बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अटैक हो रहा है जन्माष्टमी वाले दिन, उस दिन भी किसी भी इंडी गठबंधन के नेता के द्वारा या इसके पूर्व में, या पूर्णिमा जी मैं पूरे डिबेट में चुप रहूंगा, तीनों प्रवक्ता आजादी के बाद से अभी तक कांग्रेस समाजवादी पार्टी के द्वारा एक भी ऐसा बात बता दें जिसमें उन्होंने कहा हिंदुओं के लिए हम ये करेंगे या हिंदुओं के साथ ये खड़े हैं। कोई भी एक नारा पूरे पिछले आजादी से लेकर आज तक एक नारा केवल कांग्रेस ने हिंदुओं को बांटने का काम किया है। चाहे आप देखिए देश आजाद होने के बाद उन्होंने साधुओं पे गोली चलाई, उसके बाद हिंदू कोड बिल लाए, समानता का अधिकार नहीं लाए, हिंदू कोड बिल लाए, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने वक्फ बोर्ड बनाया, जिस तरीके से उन्होंने डिवाइड किया, डिवाइड एंड रूल की कांग्रेस की जो पार्टी पॉलिसी है, ये कांग्रेस का जो गर्व है वो अंग्रेज रहे हैं, इनके संस्थापक भी अंग्रेज रहे हैं, उनकी पॉलिसी होती थी डिवाइड एंड रूल, वो वहां से चले आ रहे हैं। और इन्होंने सत्ता पाने के लिए देश को भारत पाकिस्तान में डिवाइड किया और अब पूरे भारतवर्ष के नागरिकों को
धर्म के नाम पे, जातियों के नाम पे डिवाइड करके राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो क्या वजह थी जात पर न पात पर मोहर लगेगी हाथ पर वाली पार्टी आज जातियों में विखंडित करके वोट बैंक की राजनीति कर रही है। ठीक है, आदेश भारद्वाज जी जल्दी से जवाब देंगे। उम्मीद करती हूँ पहला वाला सवाल भी आपने मेरा सुना होगा, लेकिन क्या ये जो भी अभी कौशल जी कह रहे हैं हाल वही है क्या कि जो जैसा करता है उसको समझ में भी वैसा ही आता है और दिखता भी वैसी है? पूर्णिमा जी, एकता में अखंडता भारत का सूत्र रहा है। हमने पूरे देश को एक जोड़ के रखा है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं बांग्लादेश के कुछ उदाहरण तो दे दीजिए। बांग्लादेश के लोगों की भी चिंता आदेश है, जी कुछ उदाहरण देते मणिपुर चलिए। के लोगों की भी चिंता है। कुछ उदाहरण देते चलिए साहब। बात कौशल जी नहीं करते। कुछ उदाहरण बड़े अदब के साथ कहता हूँ कि इन्होंने बड़े अदब के साथ कुछ उदाहरण, आदेश जी कुछ उदाहरण देते चलिए प्लीज। पूर्णिमा जी पूरा हो जाने दे। नहीं, बस उदाहरण साथ में देते चलिए, थोड़ा सा ग्रेविटी ज्यादा आएगी आपकी बात में, ग्रेविटी ज्यादा आएगी सर। इन्होंने आजादी के पहले का भी इतिहास याद दिलाया। मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब महात्मा गांधी जी ने 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के लिए आरएसएस से समर्थन मांगा था, तो ये लोग आरएसएस के साथ खड़े थे। ये लोग आरएसएस के साथ खड़े थे। अगर महात्मा गांधी उस दिन इनको कह दिए होते कि देश के गद्दार हैं, तो इनको मुंह छिपाने को जगह नहीं मिलती। लेकिन हमने इनको भी गले लगाया, आजादी के बाद इनको भी मौका दिया। और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को जवाहरलाल नेहरू जी ने अपने कैबिनेट में मंत्री बनाया था। जम्मू कश्मीर को इंचार्ज थे। और इस देश को आजादी के बाद भी, आदेश जी सिर्फ एक स्टेटमेंट, जम्मू कश्मीर को आदेश जी एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए मेरे को। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जो जवाहरलाल नेहरू ये कहते थे कि अनफॉर्चुनेटली आई एम हिंदू, अनफॉर्चुनेटली आई एम हिंदू, ये जवाहरलाल नेहरू कहते थे। और आप मुझे ये बताइए, आप मुझे एक स्टेटमेंट, इतनी लंबी कहानी सुनाने की बजाय एक स्टेटमेंट दे दीजिए। हिंदुओं को आतंकवादी आपने कहा, हिंदुओं की में जो शक्ति होती है वो उसके दुश्मन है, ये राहुल गांधी ने कहा। हिंदुओं को बांटने के लिए और जिस तरीके से माइनॉरिटी कमीशन बनाया, माइनॉरिटी कमीशन बना करके हिंदुओं को और डिवाइड किया, भारत को डिवाइड किया। आप एक स्टेटमेंट दिखा दीजिए जिसमें किसी भी कांग्रेस ने ये कहा हो कि वो हिंदुओं के भी साथ है। एक चीज ठीक है, उनका जवाब लेने दीजिए, जवाब ले लेते हैं आदेश जी। आदेश जी जल्दी से उदाहरण के साथ कहना चाहता हूँ। दूसरा एक डर उन्होंने दिखाया आदित्य योगीनाथ जी ने कि बांग्लादेश की तरह हिंदुस्तान का कानून, हिंदुस्तान का आदेश जी एक लाइन, आदेश जी एक लाइन में, आदेश जी एक सेकंड, कौशल कांत मिश्रा जी एक सेकंड। आदेश जी जरा एक बार कह दीजिए, हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार, उनको जिस तरीके से मारा जा रहा है, कुचला जा रहा है बांग्लादेश में, आप कांग्रेस पार्टी एज उसकी निंदा करते हैं? हम हर हिंदू के साथ खड़े हैं, हिंदुस्तान की पूरी मानवता के साथ खड़े हैं। हम मणिपुर के साथ भी खड़े हैं, हम बांग्लादेश के लोगों के साथ खड़े हैं, हम वहां के मंदिरों को हो रहे अत्याचार के खिलाफ हैं। वहां पे जिस तरह के इनकी सरकार चुप बैठी है, हाथ पे हाथ धर के बैठी है, हम उससे पूछना चाहते हैं। सवाल पूर्णिमा जी इनसे होना चाहिए कि बांग्लादेश में क्या कर रहे हैं। सरकार इनकी है, एम्बेसडर हमारे वहां पे है, विदेश मंत्री हमारे हैं, सरकार हमारे सवाल हमारे से पूछ रहे हो। बांग्लादेश में सरकार इनकी हो गई। हम लोग उसमें अरे कौशल जी बताया नहीं आपने, बांग्लादेश में बीजेपी ने सरकार बना ली, बताया नहीं कौशल जी ने, इन्होंने बांग्लादेश में सरकार बना ली है। अनिल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं इस पर? अनिल जी कुछ जोड़ना चाह रहे हैं? मैं जोड़ना, जब मालदीव में, सर सुनिए मेरी बात, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर इससे पहले भी जब हमने चर्चा की और मैंने कांग्रेस से पूछा तो उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कुछ नहीं बोला। लेकिन कांग्रेस ने इस नैरेटिव को लगातार सेट किया भारत देश में कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है वो भारत में कभी भी हो सकता है, और उसका रेफरेंस ऐसे दिया गया कि यहाँ पर लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, यहाँ पर विपक्ष की, आम लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, और इसीलिए जो बांग्लादेश में हो रहा है भारत में कभी भी हो सकता है। ये कहा ना कांग्रेस के नेताओं ने, तब आपने ये नहीं कहा कि कांग्रेस के नेताओं को नहीं कहना चाहिए। ठीक है अनिल जी, अनिल जी जल्दी से आपका एक स्टेटमेंट लूंगी सर। विकसित भारत की जब बात करते हैं हम, कौशल जी प्लीज रुकिएगा, कौशल जी प्लीज रुकिएगा, कौशल जी आदेश जी प्लीज रुकिएगा। अनिल जी जब हम 400 से 240 पे आ गए सर, बिल्कुल आ गए, लेकिन फिर भी सरकार बनाकर बैठे हैं
और आप 99 पर आ गए और उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। चलेंगे, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं साहब। संविधान को कुचलने का प्रयास करेंगे तो नहीं ठीक है, चलेंगे। ठीक है। अनिल जी, जल्दी से आपसे एक प्रतिक्रिया। 5 साल की सरकार बांटने वाली सियासत वाकई में क्या सबसे बड़ा रोड़ा नहीं है? और योगी आदित्यनाथ ने जो कुछ भी कहा, क्या उसको कास्ट सेंसस से, जातीय जनगणना से जोड़ना सही है? देखिए पूर्णिमा जी, जातीय जनगणना, मैं जहां तक मैंने पहले भी कहा, मैं जहां तक मैंने समझा उनके बात था, उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की, देश की एकता की बात की, देश की अखंडता की बात की। अगर इस बात को कर रहे हैं और इसमें अगर कांग्रेस के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग या इंडिया गठबंधन के लोग कोई हक लगा रहे हैं तो उनको भी लगाना, उनको पूर्ण अधिकार है। वो किसी भी चीज की उनको आलोचना करना है, वो आलोचना करने का उनका काम है। लेकिन जहां तक वो संविधान की बात करते, संविधान की आरक्षण की बात करते, तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ कि यार ये वही कांग्रेस है जो 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई, 1975 में इमरजेंसी लगाई गई, देश के बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाला गया, 19 महीने लोगों के नाखून खींचे गए, ये वही कांग्रेस है। इनके मुंह से संविधान की बात अच्छी लगती है। ये मंडल कमीशन की बात वर्षों तक करी रही, 4 दशक तक कांग्रेस की सरकार रही और मंडल कमीशन को लागू करने का काम इन्होंने नहीं किया। आरक्षण की की बात थी, उस आरक्षण को इन्होंने क्यों नहीं लागू किया? जनगणना इनके समय में क्यों नहीं होगा? उसके जो जनगणना इनके समय में हुई थी उसको जारी क्यों नहीं किया गया? आज ये जनगणना की बात कर रहे हैं, आज ये संविधान की गवाही देते हैं, आज ये आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन नहीं। दुबे जी, जल्दी से एक लाइन में बस जवाब दीजिएगा। दुबे जी एक लाइन में बस मुझे जवाब चाहिए। आपकी साथी पार्टी जो है वो जातीय जनगणना के खिलाफ है क्या? नहीं, हम तो चाहते हैं बस यही पूछ रही थी। कृपाल सिंह साहब, आपके पास आते हुए जो कुछ भी आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या उसका एक बड़ा संदेश राहुल गांधी और अखिलेश यादव के लिए भी निकलकर सामने आता है? और खास तौर से उत्तर प्रदेश की राजनीति के पर्सपेक्टिव में प्लस नेशनल पॉलिटिक्स के पर्सपेक्टिव में भी मैं समझना चाहूंगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दों को लेकर जिसमें जातीय जनगणना से लेकर जातियों की बात होती है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी का नारा उसका जिक्र किया जाता है। क्या एक ये जवाब योगी आदित्यनाथ का संदेश इन दो लोगों के लिए भी डायरेक्टली नजर आता है स्टेटमेंट में? निश्चित रूप से देखिए, हालांकि जो योगी जी ने जो बातें कही हैं उसका इंटरप्रिटेशन, जाहिर सी बात है, योगी जी की राजनीति सबको मालूम है, कोई छुपी हुई नहीं। वो उनकी अपनी आस्था एक हिंदुत्व की रही है और वो हिंदुत्व जिसको आप कहिए राष्ट्रवाद उसमें है। लेकिन सवाल इस बात का है कि जो भी कोई राजनीति में है उसकी अपनी एक विचारधारा है। लेकिन जैसा कि अभी कांग्रेस के भी नेता कह रहे थे कि हम बांटने की राजनीति ना करो। देखिए, गणना करना एक अलग चीज है, गणना से किसी को कोई विरोध नहीं है, लेकिन गणना के पीछे मकसद अगर जाति संघर्ष है, यानी क्लास स्ट्रगल नहीं कास्ट स्ट्रगल है, तो उसका विरोध कोई भी करेगा। कम से कम जो सत्ता में बैठा हुआ है वो तो कभी नहीं चाहेगा कि समाज में विद्वेष हो, वो कोई चीज हो, जनता के सामने सबको जाना है। और रही एक बात मैं बताऊं, ये देखिए मंडल कमीशन की रिपोर्ट 1980 में आई थी, तब इंदिरा गांधी जी थी। 80 में आई और 90 तक 10 साल कांग्रेस का शासन रहा। उसको इंदिरा जी ने दबाया, राजीव जी ने दबाया, उसके खिलाफ थे और उसको लागू किया विश्वनाथ प्रताप जी ने। आज जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं कि पिछड़ों का और फलाना का, तो देखिए इतिहास पलट कर देखिए। और जो साहब आप कह रहे थे अभी नारा, वो नारा पूरा ये था, जाति पर न पात पर, इंदिरा की बात पर, मोहर लगेगी हाथ पर। और राजीव जी ने हारने के बाद जब वो प्रधानमंत्री पद उनका चला गया था, पार्लियामेंट में 1990 में जब ये लागू किया गया, उनका भाषण देख लीजिए, 1.5 घंटे का उनका भाषण था। और उन्होंने कहा था जाति जनगणना या ये सब इसके खिलाफ बोले थे। चलिए कोई बात नहीं, आज आप नए तरीके से कोई राजनीति करना चाहे करें, लेकिन मेरा कहना है कि जो सत्ता में कहीं बैठा है, चाहे प्रदेश की सत्ता में हो चाहे देश की सत्ता में, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि अपने निवासियों को, वो 140 करोड़ हो या उत्तर प्रदेश के जितने भी हो, उनको आप एकजुट कहने की बात कीजिए। यह आपका दायित्व है, संवैधानिक कर्तव्य है। और कांग्रेस के जो अभी हैं प्रवक्ता, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, उन्होंने जो बात कही
सवाल है कि जिस दिन सलमान खुर्शीद ने बात कही थी कि देश में भी बांग्लादेश जैसा कांड होगा, तो ये बताइए उस समय क्या आपकी ये प्रतिक्रिया थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता? आज योगी जी जो कह रहे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बांग्लादेश को देख लो, इसलिए एक हो जाओ। तो आज योगी के उसी बात पर इतनी प्रतिक्रिया, और खुद उनकी पार्टी के नेताओं ने जब कहा कि भारत में भी ऐसा होगा, होने की आशंका है, हाँ। और उसी बात को योगी आदित्यनाथ ने दोहरा दिया तो समस्या हो गई। अखिलेश कटियार साहब, एक बात बताइए, ये कहने में क्या समस्या है कि हिंदू एकजुट हो जाएं? आदर्श जी, आती हूँ, थोड़ा सा समय दीजिएगा। क्या समस्या है इसमें? मतलब हिंदुओं का नाम लेने से, हिंदुओं के एकजुट होने की बात कह देने से इतना ज्यादा आपकी पार्टी को तकलीफ क्यों होने लगती है? आप चाहते हैं कि हिंदू बटा रहे तो थोड़ा फायदा चुनावों में मिलता रहे, कुछ ऐसा है क्या? नहीं पूर्णिमा जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पहली बात जो आपने शुरू की, बांग्लादेश में चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जिन लोगों के साथ भी अत्याचार हुआ है, जिन्हें जीवन जान गंवानी पड़ी, हमारी संवेदना उनके साथ है। दूसरी बात, हम हमेशा से, चाहे भारत में हो, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान के अंदर हिंदू अल्पसंख्यक है, और किसी भी देश के अंदर अल्पसंख्यक समुदाय पे कोई भी ना अन्याय हो, इसकी आवाज समाजवादी पार्टी और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ईमानदारी से उठाते रहते हैं। तीसरी बात जो रामकृपाल अच्छा, और मेजॉरिटी के साथ कुछ हो तो चलेगा साहब? मेजॉरिटी के साथ कैसे कुछ हो सकता है? भाई यहाँ पे क्यों ऐसा क्यों आपको लगता है कि मेजॉरिटी के साथ कुछ नहीं हो सकता? राष्ट्रपति हिंदू वर्ग के हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदू वर्ग के हैं, कैसे हो उनके खिलाफ, तो उनके एकजुट होने से दिक्कत होने लगेगी अगर हो गए? कोई एकजुट है है ना, है ना, सब एकजुट है। अच्छा, और दूसरी बात जो आपने कहा कि दलितों और पिछड़ों के अधिकारों के लिए जो संघर्ष है करने की बात मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी कहते हैं, ये बात सदियों से कही जाती है कि जब अधिकार नहीं मिले तो उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है। अब अगर पिछड़ों के हक मारेंगे, उनके आरक्षण लूटेंगे, दलितों को कैसे ये सब कर लिया? कौशल खान साहब, मतलब इनके हिसाब से अगर मैं देखूं तो आपको तो हिंदुओं के अलावा किसी की फिक्र ही नहीं पड़ी है। जाति संघर्ष को, हिंदुओं के अलावा तो आपको किसी की फिक्र ही नहीं पड़ी। और अगर ऐसा होता, कौशल खान साहब, एक, हाँ ठीक है, कौशल खान साहब, इनके हिसाब से अगर मैं समझूं तो हिंदुओं के अलावा आपको किसी की फिक्र नहीं पड़ी है। और अगर वाकई में योगी आदित्यनाथ का संदेश जनता के बीच पहुंचा था तो आपके लिए 400 पार मुश्किल था नहीं ना फिर तो? पूर्णिमा जी, पहले तो जो मेरे दोस्त बोल रहे थे मैं उन्हें बता देता हूं कि ये वही समाजवादी पार्टी है। पूर्णिमा जी, आज जन्माष्टमी का दिन है, मुझे याद आ गया कि उत्तर प्रदेश के थानों में जन्माष्टमी बड़े धूमधाम से मनाई जाती थी। जब तक इनकी सरकार रही थी, इन्होंने जन्माष्टमी मनाने पे थानों में बैन लगा दिया था। तो ये बताती इनकी हिंदुओं से कितनी नफरत है। ये MY फैक्टर की राजनीति करने वाले थे, उससे उन्होंने सत्ता चलाई, आगे बढ़ के उन्हें लगा कि अब MY फैक्टर से काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने PDA बनाया, जिसका फुल फॉर्म है परिवार डेवलपमेंट अलायंस। उस पर चले। समस्या जातिगत जनगणना, किसी की गणना कराने में पूर्णिमा जी कोई समस्या नहीं है, पर जैसा कि रामकृपाल सर ने बोला कि उनका आशय क्या है, आशय है जातियों में डिवाइड करके, उनको छोटे छोटे ग्रुप में बांट करके उनके ऊपर राजनीति करना अगर इनका ऑब्जेक्टिव है तो उसके खिलाफ हम हैं। क्योंकि अभी मेरे कोई मित्र कह रहे थे कि सुनिए प्लीज अखिलेश जी सुनिए, किसी शायद आपने या कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा था कि अंबेडकर साहब ने ही कहा है कि कास्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जो संविधान को सर पे लेकर ढोते हैं उसी संविधान के बनाने थोड़ा सा और क्लैरिटी के साथ रखेंगे ना कौशल खान साहब। अगर अंबेडकर जी का जिक्र हो ही रहा है तो उस वक्त की परिस्थितियां, जब ये सब लिखा गया, जब कास्ट की बात की गई, उनके अधिकारों की बात की गई, उनको वंचित बताया गया, तब के और अब के समय में अंतर नहीं है क्या? और पूर्णिमा जी सिर्फ यहीं पर नहीं, आप संविधान की ओरिजिनल मूल प्रति देखिए, उसको बार बार ये कहते हैं हिंदू हिंदू,
उसमें हर पेज पे हिंदू अंकित है भाई। हाँ। राम का दरबार है, बुद्ध का दरबार है, ठीक है, और महाभारत का युद्ध जल्दी है, से अखिलेश जी दिखाया 20 गया है, सेकंड में हनुमान जवाब जी दीजिएगा, दिखाए फिर आदेश जी के तो पास किस जाना है तरीके मुझे। से आप ठीक है, इनका जवाब जल्दी से। अगर आप आदर्श, हिंदुओं को डिवाइड करेंगे, हिंदुओं का विरोध करेंगे, और पूरे में कोई भी प्रवक्ता ये नहीं बता पाया कि इनके द्वारा एक भी हिंदुओं के समर्थन में कोई वक्तव्य आया हो। 20 सेकंड दीजिए ना। जब ये बात कही गई कि जाति जनगणना होगी, किस जाति की कितनी शिक्षा है, कितना रोजगार है, उनको कितनी नौकरियां हैं, क्या ये भी आप बताएंगे नहीं? और अगर किसी को नहीं मिली तो नहीं, ये बताइए एक सेकंड अखिलेश कटियार साहब, आपने नौकरियों का जिक्र किया। 1 मिनट कौशल जी प्लीज 1 सेकंड रुकिएगा। जब आपने नौकरियों का, दे रही हूँ आपको 10 सेकंड का समय दे रही हूँ, आपने नौकरियों का जिक्र किया, तो ये बताइए मुझे कि खास तौर पे अगर रिजर्वेशन की बात करें तो रिजर्वेशन व्यवस्था तो है ना हमारे यहाँ, तो ऐसे तो फिर जनरल कैटेगरी वाले बोलते हैं कि हमारे साथ तो सबसे ज्यादा नाइंसाफी होती है। मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में बता रही हूँ जो कहा जाता है। तो और आप ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, बहुत अच्छे नेता हैं आप, पुराने नेता हैं, तो आप बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। लेकिन इन सबसे इतर मैं फिर कहती हूं कि हिंदुओं की कोई बात कर देता है तो बहुत समस्या है, लेकिन ओवैसी साहब से आपको बड़ा जबरदस्त प्यार है, क्योंकि वो बात मुसलमानों की करते हैं। मुसलमानों की पॉलिटिक्स करने वाले ओवैसी साहब से आपको जबरदस्त प्यार है। बिल्कुल पूर्णिमा जी, मुझे प्यार नहीं है। हाँ। और मैं आपको लगता तो नहीं है सर, कहते हैं, आपको ये जानकारी के लिए बता दूं कि जो EWS की जो रैंकिंग है वो नीचे जा रही है, शेड्यूल कास्ट की रैंकिंग ऊपर जा रही है। ये देश की स्थिति है। अच्छा। और जो नौकरियां हैं, जो रिजर्वेशन का मामला था, उसमें ये था कि जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पे जो जातियां पीछे रह गई, उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए उन्हें रिजर्वेशन दिया जाए। बिल्कुल, तो इसलिए जातियों की विकास में ही भारत का विकास है। हाँ, अच्छा, जातियों के विकास में ही भारत का विकास है। कौशल साहब जल्दी से 10 सेकंड में जवाब दे दीजिए, फिर उसके बाद आदेश जी के पास जाऊंगी, अनिल दुबे जी, रामकृपाल सर के पास आती हूँ। देखिए, जाति के बारे में अंबेडकर साहब ने खुद कहा है वो असंवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, और इंदिरा साहनी के जजमेंट में भी लिखा गया है कि जातिगत जनगणना, जातिवार जनगणना, उसने क्लास के नंबर के बारे में कहा, जातिवार के बारे में मना किया है। और आप खुद देखिए ना, जो लोग ये लोग सभी लोग जानते हैं कि ये जो लोकल पार्टी है, जो छोटी स्टेट की पार्टियां हैं, उन्होंने अपना जो पॉलिटिकल सर्किल बनाया वो एक जाति को अपना बना करके उसके ऊपर बनाया। तो अगर जातिवार जनगणना केवल राजनीतिक बेनिफिट के लिए हो रही है तो उसका विरोध है, सोशल जस्टिस के लिए है, सबके लिए है। आप देखिए, आप बात कर रहे थे मोदी जी का जो भी बेनिफिट्स आपकी है, बात को जल्दी से वाइंड अप करते हुए कौशल जी, अगर आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तो फिर मैं वही बात कहती हूँ जो मैंने अनिल दुबे जी से कहा था कि आप खुद ऐसे नहीं हैं जो कि जातीय जनगणना के खिलाफ हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप उसके खिलाफ नहीं हैं। वही बात विपक्षी पार्टी भी कर रही है, लेकिन उसकी इंटेंशन क्या है? एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, और कोई भी चीज एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन में बढ़ावा देना। ठीक है, आदेश जी से जवाब लेंगे, मेरा मानना है। आदेश जी से जवाब लेंगे। आदेश जी। पूर्णिमा जी, देखिए, मानव अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, वो हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान के बाहर। हम मणिपुर के अंदर भी हम यही चाहते हैं कि मानव अधिकारों का हनन ना हो, और बांग्लादेश हो या दूसरा कोई जगह हो। तो आप अभी भी कंपैरिजन मोड में हैं बांग्लादेश और भारत के? हमारा ये पक्ष है। हम इस सरकार के ऊपर ये आरोप अभी भी आप बांग्लादेश और भारत के कंपैरिजन मोड में हैं आदेश जी? अभी भी आप वही बात कहना चाह रहे हैं जो आपके तमाम नेता बार बार कह रहे हैं? वही बात घुमा फिरा के, कान घुमा के पकड़ लेती है, लेकिन कहेंगे हम वही बात कि बांग्लादेश में जो हुआ वो भारत में भी हो सकता है। हम सरकार के दृष्टिकोण पे आपत्ति रखते हैं। हमारा अनुरोध था कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जवाब दें। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में चर्चा भी नहीं चाहते थे मणिपुर में। हमने अविश्वास प्रस्ताव मणिपुर को लेकर एक नहीं, शायद आदेश जी ने प्रधानमंत्री के उस स्टेटमेंट को मिस कर दिया, वो स्टेटमेंट को मिस कर दिया जो पार्लियामेंट शुरू होने के साथ ही उनकी तरफ से कही गई थी। एक मिनट साहब, स्किप कर गए आप। अमित शाह का पूरा बयान, अमित शाह का पूरा जवाब आपने सुना नहीं। आदेश पार्लियामेंट के ऊपर मोदी जी ने भाषण दिया था। मैं कौशल जी, मणिपुर का जिक्र खुद प्रधानमंत्री ने किया। आदेश जी,
लेट्स नॉट डिस्टॉर्ट द फैक्ट्स ना आदेश साहब, उनको भी सुन लीजिए। आदेश साहब, जो वहाँ के इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, आदेश साहब फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट नहीं करते हैं। उनकी बातें नहीं सुनी जा रही। मोदी जी ने सदन के अंदर मणिपुर का जिक्र किया, अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति पर पूरा जवाब रखा, सेशन शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री ने मणिपुर का जिक्र करते हुए अपना स्टेटमेंट दिया। इन सबको स्किप नहीं करते हैं ना साहब, इन सबको स्किप नहीं करते, लेकिन कम से कम बार बार इस बात को मत दोहराइए फिर से अलग तरीके से कि जो बांग्लादेश में हो रहा भारत में भी हो सकता है। नहीं हो सकता है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, नहीं हो सकता है भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में। आदेश जी, भारत में वो नहीं हो सकता जो बांग्लादेश में हुआ, क्योंकि भारत का लोकतंत्र बहुत मजबूत है और जो भारत के लोकतंत्र को खंडित करने की कोशिश करता है, जवाब जनता उनको देना जानती है और अपने तरीके से जवाब भी देती है। ठीक है अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी सर, लेकिन कुछ नहीं, भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कितना सवाल उठाइएगा सर? भारत में एक शानदार लोकतंत्र है, बोलने की आजादी है, सबके बराबर के अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फंडामेंटल राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं। आप बड़ी पत्रकार हैं, पत्रकारिता सरकार का भोंपू नहीं है, पत्रकारिता वो है जो सरकार छिपाती है, वो पत्रकार बताते हैं। मैं आपके ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा, लेकिन देश के अंदर बहुत बड़ा यही नाटक हो रहा है, देश के अंदर बहुत बड़ा वर्ग यही नाटक कर रहा है। ठीक है अनिल दुबे जी, अनिल दुबे जी जवाब, इनको लगता है कि आप लोगों का नाटक बहुत बड़ा है, प्रधानमंत्री हुए, आपका नाटक ज्यादा बड़ा, फिर उसके बाद एक एक करके अनिल जी से जवाब लेना है मुझे, अनिल जी से जवाब लेना है। अनिल जी फिर कौन कितना बड़ा सेकुलर, फिर इसका ढोंग पीटा जाता है, इसका नगाड़ा बजाया जाता है, हम तुमसे बड़े सेकुलर, तुम हमसे कम सेकुलर। किसानों को कांग्रेस, क्योंकि मैंने पहले भी बताया, 1975 में ये इमरजेंसी लगा चुके हैं, तो इससे लोकतंत्र की क्या अपेक्षा करें? तो ये लोकतंत्र की बात तो भाई, भारत एकता अखंडता अक्षुण है, इसमें ये कहां से कमजोर हो जाएगा? इसको इस तरह की बात, ये बांग्लादेश थोड़ा है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पर हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत है, उस पर इनको सवाल उठाना ही नहीं चाहिए। लेकिन अभी एक तो चूंकि इतने जो है ये लोकसभा के चुनाव में लड़े, लोकसभा के चुनाव में इन्होंने झूठ और प्रपंच का माहौल बनाया कि संविधान खतरे में है, खतरे में है, उस मुद्दे को लेकर के इन्होंने कुछ सफलता उत्तर प्रदेश में पाई, लेकिन अब वो बार बार काटियां नहीं चढ़ा करती है, बार बार जो है इनको उस पर सफलता नहीं मिलने वाली है। देश में इन्होंने सारे झूठ प्रपंच फैला दिए, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन लिए, अब उत्तर प्रदेश में भी अभी 10 विधानसभा के चुनाव होने हैं, इनको अब लोग जान गए हैं ये झूठ फैलाते हैं, ये इन्होंने कह दिया मिस इंडिया कोई दलित नहीं बना, अरे छत्तीसगढ़ से इंडिया एकता बनी ना, 2022 में बनी, जब जानकारी नहीं है तो इस तरह की बात करते हैं, देश की जनता जानती है कि आप क्यों बोल रहे हो, तो आप जो है मुद्दों पर आइए। आप किसानों की बात करते हो, किसान आंदोलन का जिक्र कर रहे थे, किसान आंदोलन में इन्होंने कौन सा संघर्ष किया? ठीक है, किसान आंदोलन ठीक है, लेकिन एक जल्दी से क्लोजिंग कमेंट रामकृपाल सर आपसे लेना चाहूंगी, अंतिम के 2 मिनट मेरे पास बचे हैं। सबसे बेहतर मैं उस आदेश जी कोशिश करूंगी आपको 20 सेकंड दे पाऊं। रामकृपाल सर, मुझे इस डबल स्टैंडर्ड से बहुत समस्या है। आप बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर कुछ नहीं बोलना चाहते, जब कोलकाता की बात होती है तो आप उस पर कुछ नहीं करते, क्योंकि आपको पॉलिटिकली सूट करता है तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जम्मू कश्मीर में गठबंधन कर लेते हैं, भले ही वो 370-35 को वापस लाने की बात करते हो, वो पाकिस्तान के साथ टेबल पर जाकर बातचीत करने की बात करते हो, या सो एंड सो, लेकिन इस डबल स्टैंडर्ड में अपना पॉलिटिकल माइलेज तो है, राष्ट्र प्रथम तो है ही नहीं, राष्ट्र सर्वोपरि तो है ही नहीं। पूर्णिमा जी, आपने सारी बातें कह दी हैं। एक आदेश जी ने जो आपको लक्षित करके कहा कि पत्रकार, मैं केवल उनको ये कह रहा हूं कि इतिहास को छोड़ दीजिए, वर्तमान को कम से कम याद रखिए। आपने, पूर्णिमा जी ने बिल्कुल सही कहा कि पहला कर्तव्य होता है गृह मंत्री का, जो देश का गृह मंत्री है, उसने मणिपुर पर पूरा बयान दिया और सदन के बाहर मोदी जी ने दिया था। फिर भी विपक्ष ने कहा कि जब तक मोदी जी इस पर नहीं बोलेंगे हम सदन का बहिष्कार करेंगे। लेकिन देखिए, अंत में जैसे ही दिल्ली का बिल पे कई किसानों के बिल आए, उस पर बहिष्कार किया, जो किसान पूरे देश के किसानों के बिल थे पास हो गए। लेकिन जैसे ही दिल्ली के बिल आया
अपना बहिष्कार भूल गए और बाकायदा सदन में आए, अपनी वो कसम तोड़ दी और वो बिल मोदी बोले सबसे लास्ट में जाकर के बोले लेकिन लास्ट में। तो ये तो हालत है, ये तो कांग्रेस की नीति रही है। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी ने भी कहा, हमारे अखिलेश भाई ने, कि हम लोग बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हुआ उसकी भर्त्सना करते हैं, कहा भी, बाकी माइनॉरिटीज पर भी। मैं एक बात पूछता हूं, जल्दी से क्विकली 10 सेकंड। अखिलेश जी, राहुल जी या इन लोगों ने कब बताइए, कब कहा कि बांग्लादेश के हिंदुओं पर अत्याचार नहीं बोला ना सर, मैंने वही तो कहा कि राफा और गाजा के हैशटैग्स के साथ ट्विटर पर बाढ़ आ जाती है नेताओं की, लेकिन यहाँ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा है अत्याचार, महिलाओं के साथ रेप, तमाम घटनाओं पर एकदम चुप्पी हो जाती है। और आदेश साहब 70 साल के पन्ने पलट लेंगे तो आज देश की इस व्यवस्था पर रोना गाना नहीं होगा। ये समझ में आएगा कि हमने क्या किया और क्या करना चाहिए था जो नहीं किया।